प्रधानमंत्री रवाना हुए रूस के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर। तो वहीं आज नीट पर है सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। साथ ही इस वक्त देश भर में बारिश को लेकर क्या अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश जो है आसमान से एक आफत की तरह बरसती नजर आ रही है हमारे देश के कई राज्यों में, उस पर भी होगी अपडेट। साथ ही साथ बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर ममता सरकार को लगा है झटका। जी हाँ, खबरें और भी हैं क्योंकि शुरुआत करने जा रहे हैं हम मिड डे प्राइम की। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और बात होगी इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर और ज्यादा ध्यान से गौर से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ, यानी कि बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के लिए रवाना। रवानगी से पहले पीएम ने कहा दोनों देशों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करती रहेगी संदेश खाली मामले की जांच। सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने दायर की थी याचिका। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी 26 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पेपर लीक और गड़बड़ियों के हैं आरोप। सीबीआई अब तक कई लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में पड़े 0 वोट। मूसलाधार मॉनसून ने थामी मुंबई में लाइफलाइन। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। एनडीआरएफ टीम तैनात। भारी बारिश के कारण मुंबई विश्वविद्यालय से स्थगित की दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की परीक्षाएं। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक। प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग प्रभावित। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। और स्टीपल चेज एथलीट अविनाश सामले ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 3000 मीटर स्टीपल चेज में किया अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। रूस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक वक्तव्य जारी किया। पीएम ने कहा कि 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर जा रहा हूं। पीएम भारत रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, साथ ही उन्होंने कहा कि ये साझेदारी पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान में आगे बढ़ी है। मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर उन्हें यहां पर मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए भी वे खासे उत्सुक हैं। हम क्षेत्र में शांतिपूर्ण और स्थिरता के लिए सहयोगी की भूमिका निभाना चाहते हैं। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस के साथ संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है और आगे भी इसमें काफी मजबूती देखने को मिलेगी। A lot of other issues I touched upon, but I don't want to preempt
sort of this, because as you know, Prime Minister Modi is going to Moscow next week. In fact, yesterday evening, President Putin mentioned to me that he's looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it, but what will come out, you will have to wait till the visit is. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की पहली यात्रा 6 नवंबर 2001 में की थी। तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गए थे। 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को गर्मजोशी से याद किया था और बताया कि ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने टिप्पणी की कि एक छोटे राज्य से होने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपेक्षाकृत नए होने के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया था, जिससे एक स्थायी दोस्ती के द्वार खुल गए। यात्रा के दौरान गुजरात और रूसी प्रांत आसफाहान के बीच पेट्रो और हाइड्रोकार्बन व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ। बाद के वर्षों में कई यात्राओं के माध्यम से ये संबंध मजबूत हुए। विशेष रूप से 2006 में पीएम मोदी ने आसफाहान का दौरा किया और गवर्नर अलेक्जेंडर शिल्किन से मुलाकात की और सहयोग के लिए प्रोटोकॉल समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2009 में उन्हें चौथे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह को संबोधित करने और 9वें रूसी तेल और गैस सप्ताह सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी ने रूसी भाषा में प्रेजेंटेशन देकर रूसी कारोबारियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इन आयोजनों के जरिए विशेष रूप से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में गुजरात रूस साझेदारी की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर वहां के लोग भी काफी उत्साहित हैं। इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। ये आशा करते हैं कि उनकी जो विज़िट है वो बिज़नेस और व्यापार के क्षेत्र में तो और नई ऊंचाइयां छुएगी, बट हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हम एक अलग लेवल पे ले जाएं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ मिस्टर मोदी का यहाँ पे विजिट का, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी खुशखबरियाँ लाएं और हमारी इंडो रशियन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये विजिट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विजिट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है विश्व में वो भी बढ़ी है, हम लोगों की प्रतिष्ठा भी यहाँ बढ़ी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी है जो हम आज गैदर हुए हैं एक साथ मोदी जी के लिए। मोदी जी हम मॉस्को में आ रहे हैं, इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से 10 जुलाई के दौरान ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर काफी उत्साहित है। हमारे संवाददाता गौतम रॉय ने ऑस्ट्रिया में भारतीय मूल के परिवार से खास बातचीत की। 41 साल के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से ऑस्ट्रिया में वियना में
10 जुलाई को मुखातिब होंगे। 31,000 तक की संख्या है भारतीय समुदाय की ऑस्ट्रिया में, और उनमें से एक काफी जो जाना माना परिवार है, मुनक्कल परिवार, उसके सदस्य हमारे साथ हैं, जिनका यहाँ पे एक बहुत व्यापक एक बिजनेस भी है। हमारे साथ जेम्स मकील हैं और इनके फादर इन लॉ हमारे साथ, ससुर हैं, वो हैं जिन्होंने ये बिजनेस सेटअप किया, जोसेफ मुनक्कल। सबसे पहले आप हमें बताएं कि किस तरह की आपकी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री 41 साल के बाद भारत के यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत खुशी समय है हमारे लिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में आ रहे, हमारे देखने के लिए आ रहे, हमारे लिए बहुत खुश है, और हम पूरा हमारा इंडियन कम्युनिटी वेट कर रहे हैं उसके मीट करने के लिए। जोसेफ, आप बताएं, आप कितने समय से यहाँ पे ऑस्ट्रिया में हैं और किस तरह से आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, और क्या आप भारत के लिए भी यहाँ पर एक जगह बना रहे हैं ऑस्ट्रिया में, किस तरीके से? मैं 84 में इधर ऑस्ट्रिया में आ गया, तो इधर काम करके 93 में बिजनेस स्टार्ट किया। फिर पहले मैं इंडिया से सारा इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया से सारा। अच्छा, मैं हमारा जो इंडियन लोग इधर है वो मेरा घर का गेस्ट है। ऐसा बढ़िया माल इंडिया से लाके मैं सब मेरा कस्टमर को देता था। तो अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर जेम्स, तो किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं आपकी? मेरे ओपिनियन में दोनों कंट्री का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। और जैसा पहले बोला था, हमारे और इधर बहुत और लोग आए तो हमके लिए और हेल्प है, जैसा आईटी लोग, और ये बहुत इधर बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडियन लोगों के लिए। सो ये वो सब वीसा प्रोसेस है, सब स्मूथ हो गए तो इधर और लोग आ सकेगा, उसको इधर एक अच्छा एक जवान जीत सकेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय की वो जुड़ी हुई हैं दोनों भारत और ऑस्ट्रिया की तरक्की से, और उसमें भारतीय किस तरह का योगदान कर सकते हैं, और उसी पर एक तरह से नजर भी रहेगी इस दौरे के दौरान। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्सुकता है, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान पूर्व वरिष्ठ राजनयिक संजय भट्टाचार्य इस मिड डे प्राइम में खास चर्चा के लिए। एम्बेसडर भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में। सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से ऐतिहासिक जनादेश मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बायलैटरल विजिट पर जा रहे हैं और रूस को चुना गया है, बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन क्या संदेश देता नजर आता है ये? मेरे अनुमान में ये रूस का जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 3 खास मुद्दे हैं। पहला है कि हमारा जो बायलैटरल पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एक बहुत ही विशेष स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इसको और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। ये होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इकोनॉमी में, न्यूक्लियर फील्ड्स में, स्पेस में, ये सारे फील्ड्स में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि हम लोग अगर देखें आज का जियोपॉलिटिक्स बहुत ही संगीन स्थिति में है। हम लोग देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में एक युद्ध चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, चीन हमारे बॉर्डर्स पे और साउथ चाइना सी में बहुत भारी है। ये सब जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस है, इनको भी बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट के साथ, रूसी प्रेसिडेंट के साथ करेंगे, क्योंकि इसका एक अहम रोल होता है। और तीसरा जो मुद्दा है मेरे अनुमान में, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आज एक सबसे प्रोग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसका दुनिया में आने वाले दिनों में और ज्यादा और बड़ा रोल होगा। और हम एक ऐसा बड़ा देश है जो कि एक तरफ ब्रिक्स एससीओ में रशिया के साथ है और उनके साथ बातचीत करते हैं, संगठन करते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग इंडो पैसिफिक का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अंशदार है, जिसमें हम लोग यूएस के साथ
काम करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काम करते हैं। बिल्कुल, जिस संतुलन की आप बात कर रहे हैं भारत की, उसको लेकर तो एक मिसाल दी जाती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो मौजूदा इस वक्त वैश्विक परिदृश्य है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में कुछ अलग थलग सा पड़ता नजर आया रूस में, उस लिहाज से जो भारत के जो रिश्ते रहे हैं, जो निरंतरता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने हमने जैसे कि 2019 में भी उन्होंने जिक्र किया था कि उनके और रूस के रिश्ते जो हैं वो बेहद ऐतिहासिक हैं। 2001 की तस्वीरें उन्होंने साझा की थी। जो लगातार भारत और रूस के जो रिश्तों में जो निरंतरता है, जो स्थिरता है, उसके क्या मायने नजर आते हैं मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से? तो पहला तो ये है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिक जो रिलेशंस है इसको बहुत महत्व दिया जाता है। और ये ना सिर्फ आयात और निर्यात का रिलेशंस है, इसमें ऊर्जा का, जैसे कि एनर्जी का बहुत घनिष्ठ नाता है हम दोनों में। पेट्रोलियम लेते हैं हम लोग रशिया से, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं वो भी रशियन कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। हमारा जो अभी देख रहे हैं कि क्योंकि वहां पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, हम लोगों ने एक वॉस्त्रु अकाउंट बना रखा है जिसमें रशियन रिजर्व्स को इन्वेस्टमेंट में बदला जा सकता है। हम लोगों ने देखा है कि एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में काफी प्रगति हुआ है, लेकिन और भी बहुत इसमें उपाय है। डिफेंस एक और बहुत नजदीकी रिलेशनशिप है। पिछले दिनों में हमारा डिफेंस का पार्टनरशिप और भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज भी हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हो या हमारे S-400 हो या हमारे नेवी के और या एयरफोर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हम लोग रशिया के सहायता से खरीदते हैं या सर्विस करते हैं। और हमारा एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है। तो मैं सोचता हूं कि हमारे जो बायलैटरल पार्टनरशिप है, इसमें क्योंकि करीब 3 साल बाद दोनों नेता मिलेंगे, 2021 में पिछली बार मिले थे दिल्ली में, और 22 और 23 में जो यूक्रेन के वो मसला के बाद उन्होंने नहीं मिला, अभी मिल रहे हैं। तो इसमें मेरे अनुमान में ये बायलैटरल रिलेशनशिप का बहुत अहम रोल होगा। बिल्कुल, लेकिन बीच बीच में वो तारीफ जरूर करते रहे प्रधानमंत्री मोदी की, पुतिन। किस तरह से आपको लगता है कि रूस का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरे विश्व को और खासतौर पर पश्चिमी देशों को भी क्या कुछ संदेश देता नजर आएगा? जी, क्योंकि अगर आप देखें कि भविष्य की ओर कैसा आगे बढ़ रहा है हमारा देश, ना सिर्फ एक आर्थिक सुपर पावर बनेगा, लेकिन एक रूल्स बेस्ड सिस्टम का जो नीति का जो एक आधार है हमारे देश में, वो विदेशों में और असर होगा। तो इस समय भारत ये भी चाहता है कि जो युद्ध हो रहा है दुनिया में, या जो युद्ध होने की जो प्रक्रिया है या जो टेंशन्स हैं, उनको कम करने के लिए भारत एक अहम रोल प्ले कर रहा है और भी ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। इसमें रूस और भारत का साझेदारी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल में, चाहे वो यूक्रेन में हो या वो चाइना के बारे में हो या वो गाजा में हो, ये सारे मामलों में भी एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इंडो पैसिफिक का जो हमारा पश्चिमी देशों के साथ जो समझौता है वो किसी और देश के खिलाफ हो, खासकर रूस के खिलाफ तो जरूर नहीं है। तो ये भी उनको जब एहसास होगा तो हमारा घनिष्ठता और भी बढ़ेगा। बिल्कुल, चलते चलते एक आखिरी सवाल यहाँ पे लेना चाहेंगे। काफ़ी हमने सुना कि जो वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारतीय समुदाय है, उसमें भी काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी जोश है, काफ़ी आकांक्षाओं के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और अपने जाते वक्त अपने वक्तव्य में भी उन्होंने जिक्र किया। किस तरह से आप देखते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाती है ये जो भारतीय कम्युनिटी है, जो इंडियन वहाँ पर रह रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों देशों की इकोनॉमी में? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद जो भारतीय प्रवासी समुदाय है बहुत सारे देशों में, उनमें एक नया उत्साह आया है, क्योंकि न सिर्फ भारत का प्रगति बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, भारत का जो दुनिया में जो एक मान्यता है वो भी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री हर एक बार जब बाहर जाते हैं
ये एक ज़रूर कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं उनके साथ मिले, उनको हौसला बढ़ाए और उनसे सुने कि वो हमारे देश की प्रगति में कैसा वो लोग साझेदारी करना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैं समझ सकता हूं कि मॉस्को में भी जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ही उत्सुकता से उनका आने का अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी। आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद अहम ये रूस यात्रा, जिसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। एक अलग तरह से संदेश यहाँ पर पूरे विश्व को दिया जा रहा है भारत की ओर से। इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात कर लेते हैं नीट पर सुप्रीम सुनवाई की। जी हां, गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा का भविष्य क्या होगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा। इस सुनवाई पर देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक 26 याचिका पहुंच चुकी हैं। इनमें ज्यादातर इस परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी बेंच में ये सुनवाई होगी। मांग ये भी है कि कथित गड़बड़ियों की अलग और स्वतंत्र जांच हो। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। तर्क दिया गया है कि दोबारा परीक्षा कराने से वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में हाथ में है। इस बीच सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से विकास सारथी जुड़ रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्रालय से निशांत सौरभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ। सबसे पहले विकास का रुख करते हैं। विकास, लगातार जो याचिका हैं उस पर एक साथ सुनवाई करने का यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस अहम सुनवाई को लेकर? विकास तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। निशांत सौरभ का रुख कर लेते हैं। निशांत, यहां पर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है कि कोई जरूरत नहीं है कि नीट की परीक्षा को दोबारा कराने की। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और आगे बढ़ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, बिल्कुल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने अलग अलग हलफनामा दायर कर ये, जैसा कि आपने बताया, कि ये कहा है कि चूंकि परीक्षा में काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे, करीब 24 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे और 13 लाख से अधिक छात्र इसमें क्वालिफाई भी हुए थे। तो ऐसे में अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो होनहार छात्र हैं, मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा पास की है, उनके हितों के साथ ये खिलवाड़ होगा
और उनके जीवन पर ये व्यापक असर डालेगा। तो ऐसे में ये हलफनामा दायर कर कहा गया है कि परीक्षा रद्द करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और जिस तरह के जो ग्राइवेंसेस थे, जो अभ्यर्थियों की जो शिकायतें थी, उस पर सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीआई को सरकार ने जांच सौंप दी थी। सीबीआई जगह जगह जांच कर रही है, गिरफ्तारियां भी कर रही है, अपने स्तर पर जांच कर रही है। इसके अलावा जो परीक्षा में गड़बड़ी और रिजल्ट में धांधली को लेकर जो शिकायतें थी, उसका भी निपटारा किया गया है। जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे बच्चों को, उसकी वजह से इस विवाद की शुरुआत हुई थी कि कैसे छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए। और एक ही सेंटर, हरियाणा के झज्जर के एक ही परीक्षा केंद्र पे 6 बच्चों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए गए। इसको लेकर विवाद था। तो बाद में सरकार ने इन 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इनकी परीक्षा फिर से आयोजित की और उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया 1 जुलाई को। उसके अलावा जो परीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया होती है परीक्षा संचालित करने की, उसमें सुधार करने के लिए एक सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, जो डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन, उनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी जो है वो भी काम कर रही है कि कैसे परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जो है उसको फुल प्रूफ, लीक प्रूफ और पारदर्शी बनाया जाए। इस दिशा में सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसको कि 2 महीने का वक्त दिया गया था। अगले महीने के एंड तक ये कमेटी अपनी सुझाव सरकार को देगी और सरकार आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी एनटीए की तरफ से, उस पर इन सिफारिशों को लागू करेगी। क्योंकि एनटीए केवल नीट यूजी ही नहीं, तमाम ऐसी परीक्षाएं आयोजित करती है जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं, जिसमें कि जेईई मेंस की परीक्षा होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होती है, सीयूईटी की भी परीक्षा होती है जिसके जरिए देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिला दिया जाता है, यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, सीएसआईआर यूजीसी नेट की भी परीक्षा होती है। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कैसे इन परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाया जाए, प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जो समूची प्रक्रिया होती है उसको कैसे पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाया जाए, इस पर अध्ययन कर रही है ये कमेटी। और जो एनटीए की समूची कार्य प्रणाली और उसकी संरचना में कैसे और परीक्षा कराने के हक में नहीं है यहाँ पर सरकार, और इसीलिए हल्फनामा दायर किया गया है। लेकिन जो 26 के आसपास जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें से ज्यादातर याचिकाएं परीक्षा रद्द करने की बात कहती हैं। किस तरह से कोशिश यहाँ पर है, सरकार की ओर से तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे नाखुश हैं या जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका निवारण करने की, और साथ ही जिस तरह की जांच आगे बढ़ रही है उस पर भी सरकार ने पैनी नजर रखी हुई है, शिक्षा मंत्रालय ने खास तौर पर। जी देखिए, बिल्कुल सरकार की पूरी नज़र है और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश आता है। सरकार अभी तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। जब सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी कि क्या उन जो दिशा निर्देशों का किस तरह पालन किया जाए। फिलहाल तो जो याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, मुख्यतः यही थी कि छात्रों की ये मांग थी कि पूरी परीक्षा को रद्द कर उसको फिर से आयोजित किया जाए और निष्पक्ष तरीके से जो धांधली जो हुई है परीक्षा में, जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी पेपर लीक की, कथित पेपर लीक की जो शिकायतें आई हैं, नकल की जो बातें आई हैं, इम्पर्सनेशन यानी कि एक अभ्यर्थी के बदले कोई दूसरा अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा वो शामिल हुआ है, तो इस तरह की तमाम जो शिकायतें गड़बड़ियाँ आई हैं, कैसे उसका निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच की जाए, ये छात्रों की बड़ी मांग है। तो और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त, और इसलिए सभी की निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां पर अहम सुनवाई है आज नीट यूजी पर। और बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी परीक्षा 2024 की आंसर की जारी की है। छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट में आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 9 जुलाई तक आंसर की को चुनौती दे सकते हैं। सीयूईटी परीक्षा की आंसर की जारी होने के साथ ही 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम भी जारी होने की उम्मीद की जा रही है। एनटीए इस परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी से जुड़ी छात्रों की शिकायतों की भी जांच कर रही है। इस बारे में 30 जून तक मिली सभी शिकायतों की एनटीए जांच कर रही है। अगर किसी भी अभ्यर्थी की शिकायत सही पाई गई तो एनटीए उनके लिए 15 से 19 जुलाई के बीच फिर से परीक्षा का आयोजन कर सकती है।
पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ही संदेश खाली मामले की जांच करती रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है। संदेश खाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को पश्चिम बंगाल सरकार से घिरी हुई है और राज्य सरकार के वकील ने केस की सुनवाई कुछ देर के लिए टालने का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि पिछली सुनवाई पर भी केस को टालने का आग्रह किया गया था। जस्टिस गवाई ने टिप्पणी की कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, सरकार को अपील दायर करने की जरूरत क्यों है। तो यहाँ अहम सवाल, तीखे सवाल कोर्ट ने भी पूछे पश्चिम बंगाल सरकार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के प्रस्ताव के समर्थन में 45 मत पड़े, जबकि विरोध में 0 रहा। सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव हासिल करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। तो हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत किया हासिल। तो झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार। और झारखंड में भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रांची में राज्य विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। तो आपको बता दें कि वहीं झारखंड में भाजपा नेता वेद प्रकाश सिंह को गोली लगने के बाद कानून व्यवस्था की नाकामयाबी के मुद्दे पर भाजपा ने विरोध जताया है। वेद प्रकाश सिंह, जो भाजपा के निवर्तमान पार्षद थे, उन्हें कल रात रांची के धुरवा क्षेत्र में झारखंड विधानसभा परिसर से कुछ ही दूरी पर गोली मारकर घायल कर दिया गया। बाद में वेद प्रकाश सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता और झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने एक्स पर एक पोस्ट में अस्पताल के आपातकालीन संकेत की तस्वीर पोस्ट की और कहा कि ये तस्वीर झारखंड की मौजूदा स्थिति को दर्शाती है और हेमंत सोरेन द्वारा शासित राज्य में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी विधायक गणों के साथ अस्पताल जाकर वेद प्रकाश के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और घटना की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ कोयला परिवहन लेवी घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर से 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। निलंबित सौम्या चौरसिया पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की प्रमाण मिला है। वहीं निलंबित आईएएस रानू साहू पर लगभग 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई पर अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से 5 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति मिली है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का मिड प्राइम में। इसके बाद बात करेंगे किस तरह से जलमग्न हो गई है मुंबई। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कल रात से लेकर आज सुबह तक करीब 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मुंबई के वडाला और GTB स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। BMC ने सरकारी और निजी स्कूलों में पहले सत्र के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश के कारण सोमवार को होने वाली दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही दोपहर 2 बजे के आसपास समुद्र में उच्च ज्वार की चेतावनी भी जारी की गई है।
एहतियातन मुंबई के सभी बीएमसी स्कूल, सरकारी स्कूल और निजी स्कूल और कॉलेज दूसरे सत्र के लिए भी बंद रहेंगे। मुंबई आईएमडी के निदेशक सुनील कामले ने बताया कि अगले 24 घंटों के लिए मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश, जलमग्न सड़कें और रेलवे ट्रैक। तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ पर आईएमडी ने चेतावनी भी जारी की है, जो स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है? जगह जगह सड़कें में पानी भरा हुआ है, यातायात खासा प्रभावित हुआ है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी धीमी गति से चल रही है। हालांकि कहीं पे ट्रैफिक पूरी तरीके से डिसरप्ट नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर रूट चेंज किए गए हैं, जो बेस्ट बसेज के रूट हैं उनको चेंज किया गया है। अगर आप लो लाइन एरिया की बात करें तो चूना भट्टी, जीटीवी नगर, कुर्ला, माटुंगा रोड, ये सब वो लो लाइन एरिया है जहाँ पे कई जगहों पर जल जमाव है, जिसके कारण वहाँ पे लोगों को काफ़ी तकलीफें जो है वो उठानी पड़ रही है। खास करके जो ऑफिस गोअर्स हैं, क्योंकि वीकडेज है तो लोगों को ऑफिस जाने में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। अगर मुंबई लोकल की बात करें, इसको लाइफलाइन माना जा रहा है, तो जो सेंट्रल लाइन की लोकल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल लाइन हो या फिर हार्बर लाइन हो, जो कि सेंट्रल रेलवे कंडक्ट करता है, उसमें हार्बर लाइन में ट्रेनों को सस्पेंड किया गया है। मानखुर्द के आगे जो पनवेल से सीएसटी का रूट है, वहाँ पे मानखुर्द से आगे ट्रेनें नहीं चल रही हैं फिलहाल, और कुछ ट्रेनों को वासी से ही डाइवर्ट किया जा रहा है। जो ट्रांस हार्बर लाइन है, जो कि ठाणे और पनवेल का लाइन है, उस पर ट्रेनें सुचारू रूप से अभी भी चल रही हैं। वेस्टर्न लाइन में जो माटुंगा और दादर के बीच में कुछ जगह जल जमाव की स्थिति है, इसके कारण जो है दिक्कत आ रही है, और कुछ जगह जो है वाटर पंप से पानी निकालने का काम जो है वो भी चल रहा है। अगर इन सब के अलावा अगर आप बात करें तो मुंबई के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, हर जगह इतनी जोर की बारिश नहीं हो रही है। कुछ जगहों पर बारिश कम हो रही है। मसलन अगर आप साउथ मुंबई में जाएँ तो नरीमन पॉइंट और फोर्ट का जो इलाका है, वहाँ पे बारिश फिलहाल कम हो रही है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में, बाकी जो आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पे बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर एक अच्छी बात यह है कि जो लेक का लेवल है, जहाँ से मुंबई को जलापूर्ति होती है, जहाँ से पीने का पानी मुहैया कराया जाता है, जो 7 लेक हैं उनमें 10 से 14% की बढ़ोतरी जो है जलस्तर में हुई है, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी कम था। पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो अब तक का जो आंकड़ा रहा है, उसमें वाटर लेवल मुंबई के जो 7 लेक हैं उसमें बहुत कम था। इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि जब बारिश तेज होगी तो वाटर लेवल बढ़ेगा। जो वाटर कट अनाउंस किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, तो वो एक राहत भरी खबर है। इन सब के अलावा अगर आप बिल्कुल योगेश, यहाँ पर आईएमडी ने अभी भी चेतावनी जारी की है, तो बीएमसी बिल्कुल आईएमडी ने अभी भी चेतावनी जारी करी है भारी बारिश की। ऐसे में फिलहाल तो यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है, एग्जाम को भी पोस्टपोन किया गया है, लेकिन आगे क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर? देखिए, जो सुबह तक खबर आई थी, जो ऑथेंटिक खबर आई थी, वो ये आई थी कि जो पहली पाली होती है उसको रद्द किया गया था, लेकिन अभी जो है जो दूसरी पाली है उसको भी रद्द किया गया। यानी कि जो स्कूल कॉलेजेज हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अब दोनों जो पालियाँ होती है, पहली और दूसरी, दोनों को ही सस्पेंड किया गया। जैसा कि आपने अपने एंकर लिंक में भी कहा था कि जो दूरस्थ शिक्षा की जो परीक्षा थी, जो मुंबई विश्वविद्यालय में कंडक्ट होनी थी, उसको भी फिलहाल स्थगित किया गया है। वो परीक्षा अब 13 तारीख को संभावित है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी बंद किया गया है। आपको सड़क पे जो है बीएमसी के लोग, मुंबई पुलिस के लोग, नवी मुंबई पुलिस के लोग, वो आपको दिखेंगे। एनडीआरएफ की जो टीम है, जो डिजास्टर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैनात है, वो नवी मुंबई में, पालघर में, रत्नागिरी में, नागपुर में, कोल्हापुर में, इन सब जगहों पर तैनात है, क्योंकि कुछ जगह जो नदियां हैं उन पर भी, जो उनके जलस्तर पे, उस पर भी निगाह रखी जा रही है। मसलन अगर आप कोल्हापुर की बात करें तो पंचगंगा नदी की बात कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है पानी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान तक पहुँचा है, ऐसी सूचना जो है वो मिली है। इसके अलावा अगर आप रत्नागिरी की बात करें, रायगढ़ में महाड की बात करें, जहाँ महाड में आमतौर पर लैंडस्लाइड की खबरें आती रहती है, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पे रखा गया है। इसके अलावा कंकौली है या फिर कुदाल है, ये सब जगह जहाँ जल जमाव ज़्यादा होता है, जहाँ ट्रैफिक कंजेशन रहता है, और जो हिल एरिया है वहाँ पे भी एहतियातन जो एजेंसियां हैं वो वहाँ पे सक्रिय हैं। कुल मिला के
वर्ली में इस वक्त हमें, वर्ली में हमारे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि लोग आपको कम दिखेंगे। जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि सिचुएशन को देखते हुए वो जब जरूरी हो, अत्यधिक जरूरी हो, तभी वो घर से निकले। उन्होंने ये भी कहा है कि जो साल भर बारिश होती है उसका 10% हिस्सा जो है वो अभी फिलहाल जो है 24 घंटे के करीब में उसमें हुआ है। तो स्थिति जो है फिलहाल सामान्य है, किसी तरह की अप्रिय घटना की अब तक सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है कि एजेंसियां जो है काफ़ी सक्रिय हैं और आने वाले समय में फिलहाल नज़र बनी रहेगी कि किस तरीके से मुंबई की रफ्तार जो है वो कितनी धीमी पड़ती है इस मानसून में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शीतल, फिलहाल इस जानकारी के साथ रुकने के लिए। तो यहाँ पर भारी बारिश हुई है मुंबई में और आगे भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में एहतियात बरतने की बात यहाँ पर कही गई है। और अगर हम बात कर लें असम की, तो असम में भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 28 प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। काछार, कामरूप, धुबरी, नागांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगाईगांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया प्रभावित जिलों में शामिल हैं। 3 जिले कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कैंप की सुरक्षा और स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता है। तो असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 6 गैंडों सहित 131 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। बाढ़ के दौरान वन विभाग 97 जंगली जानवरों को बचाने में कामयाब रहा, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। 233 में से 69 वन शिविर पानी के भीतर हैं। राज्य में अभी भी 28 जिलों के 27.74 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव प्रयासों में लगी हुई हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की ओर से राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में बीते 1 सप्ताह से लगातार भारी बारिश होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के कुमाऊं मंडल में भारी बारिश जारी है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देहरादून में सर्वाधिक 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और हमारे साथ इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ रही हैं सुबीना असम से, तो वहीं अवधेश नौटियाल उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुबीना का। असम में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है बाढ़ की, वो जानने की कोशिश करते हैं। लगातार जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सुबीना, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से कोशिश यहाँ पर है प्रशासन की राहत पहुंचाने की? जी जया, अभी भी जो है आसाम जो है बाढ़ की चपेट में है। हालांकि अभी आप जो मौसम देख रहे हैं वो उसमें काफी सुधार है, लेकिन आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है वो आज भी भारी वर्षा होने की संभावना है और लगातार जो है 10 तारीख तक जो है ऐसा मौसम बना रहेगा। मतलब कि भारी वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय हो गया और बाकी की भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें भी भारी बारिश होने की संभावना है। और इसलिए जो है नदी का जो स्तर है अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर बनी हुई है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, कुछ मेजर पॉइंट्स है जैसे तेजपुर, जोरहाट हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये धुबरी हो गया, इन सब पॉइंट्स में जो है अभी भी अबव डेंजर लेवल बह रही है। और 9 ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्र के वो भी अभी अबव डेंजर लेवल बह रहे हैं। जैसे कि बूढ़ी दिहिंग हो गया, सुबनसरी, दीखो, दिसांग, कोपिली, बौराक, कुशियारा, ये कुछ चुनिंदाए नदियां हैं। और बूढ़ी दिहिंग का जो इस बार का स्रोत बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से एम्बैंकमेंट ब्रीच भी हुए हैं। लगभग 4 एम्बैंकमेंट ब्रीच हुए हैं। टेंगा घाट और ख्वांग एरिया है जो कि डिब्रूगढ़ में पड़ता है। इसके वजह से भी डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है काफी बाढ़ प्रभावित रहा इस बार। और लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ की चपेट में है। और ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स है अभी लोअर असम में देखने को मिल रहा है, यानी कि कछार हो गया, बराक हो गया, मोरीगांव हो गया,
तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ज्यादा अभी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं ये सब। बिल्कुल, यहाँ पर रुबीना जो उत्तराखंड है वहां भी बारिश का कहर जारी है। अवधेश नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से हम देख रहे हैं बारिश का कहर उत्तराखंड में, भूस्खलन का यहाँ पर जो खतरा है बहुत ज्यादा और भी बढ़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? देखिए जया, बिल्कुल कुछ देर पहले थोड़ा सा धूप आई थी, लेकिन दोबारा फिर जो है बारिश शुरू हो गई है। उत्तराखंड के दोनों मंडल, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर जो है लगातार बारिश जारी है। और जो पर्वतीय जनपद है वहां के बारिश का असर मैदानी जनपदों पर पड़ रहा है, क्योंकि वहां से जो जल इकट्ठा हो रहा है उससे जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है। और नदियों के जो आसपास के इलाके, आसपास के तट हैं, वहां पर जल भराव की स्थिति हो रही है। खासतौर से अगर बात करूं कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर का जो इलाका है पूरी तरह से जो है कई गांव जो है जलमग्न हो रहे हैं। उनकी स्थितियां जो है जल भराव हो रहा है वहां पर, और वहां प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट घोषित किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है लगातार गांवों को खाली करा रहा है। खासतौर से उधम सिंह नगर के जो खटीमा का इलाका है वहां कई गांवों में जो है पानी भर गया है। वहां के लोगों को समझा बुझाकर जो है सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकाला जा रहा है। यही स्थिति जो है चंपावत की है। पिथौरागढ़ के कई जगह जो है भूस्खलन होने के कारण जो स्थानीय जनसंपर्क के जो रास्ते थे वो टूट गए हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार वैकल्पिक व्यवस्था बना रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग में जो है कई जगह जो है स्थितियां, इस तरह भूस्खलन की स्थितियां देखने को मिल रही है, लेकिन वहां पर पीडब्ल्यूडी, बीआरओ, तमाम जो अमला है वो तैनात है। लगातार जो है सड़कों को खोलने का काम जारी है। अभी तक की जो सूचनाएं, लगभग 150 के आसपास जो सड़कें हैं, छोटी बड़ी सड़कें, वो अवरुद्ध है और उनको खोलने में प्रशासन लगातार लगा हुआ है। 250 के आसपास जो गांव हैं, जो बताए जा रहे हैं कि जिन गांवों के आसपास जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है या कुछ गांवों के आसपास भूस्खलन की स्थिति लगातार बारिश के कारण हो रही है, तो वहां पर भी जो टीमें हैं, जो लोकल प्रशासन की टीमें हैं, वो लगातार तैनात है और वो लगातार आम जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री जनता से अपील कर रहे हैं कि जो बारिश, जहां लगातार बारिश जारी है, तो लोग अपने घरों पर बने रहें और अति आवश्यक हो तब बाहर निकले। मुख्यमंत्री खुद सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल की बैठक कुमाऊं मंडल के अधिकारियों से कर चुके हैं और उनको लगातार निर्देशित कर चुके हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जो है राहत और बचाव कार्य चलाया जाए और सबसे पहले लोगों की जो जान माल की सुरक्षा है वो की जाए। जी जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश और सुबीना। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त देश के कई राज्यों में यहाँ पर बारिश का कहर जारी है। अगर हम बात करें बिहार की, तो पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश के कारण गंगा, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान सहित कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक बैराज में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण सैकड़ों गांवों में नदी का पानी घुस गया है और हजारों हेक्टेयर में फैले खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। इस बीच बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ गंडक बैराज का हवाई सर्वेक्षण में राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एसडीआरएफ की टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए गश्त कर रही है। और इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ अन्य 1-2 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मंगलवार और बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। दरभंगा, किशनगंज और सीतामढ़ी भारी बारिश का अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। तो बिहार में कहर बरसाने लग रही है नदियां। जो तमाम जो अहम मुख्य नदियां हैं वो सब जलस्तर जो उनका है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और कई गांवों में भी बाढ़ का पानी घुसता नजर आया है। और कुछ ऐसी तस्वीरें देश के कई राज्यों से निकल कर आ रही हैं जहां पर ये जो मानसून की बारिश है वो आफत बन बरस रही है। तो फिलहाल कोसी बैराज में छोड़ा गया है 4 लाख क्यूसेक पानी। और बिहार में हम बात करें असम, उत्तराखंड, मुंबई, बिहार, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से मानसून की बारिश लगातार कहर बरसा रही है। आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है इस भारी बारिश की वजह से। और आपको बता दें कि आईएमडी की तरफ से अभी आगे और अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि राहत मिलने के आसार कम ही हैं। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें और रुक करते हैं सुचित्रा का।
शुक्रिया जया। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ, जहां पर कल भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। भारत ने 5 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया। भारत द्वारा मिले 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई और 18.4 ओवर में 134 रन बनाकर ही आउट हो गई। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 234 रन बनाए। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 47 गेंद में 100 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंद पर नाबाद 77 और रिंकू सिंह ने 48 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। अब सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। चेन्नई में खेले गए इस बारिश से प्रभावित मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए थे। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम को बारिश की वजह से बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला और ये मैच बिना किसी नतीजे के रद्द कर दिया गया। भारत के स्टीपल चेज एथलीट अविनाश साबले ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। साबले ने डायमंड लीग में 8 मिनट और 9.91 सेकंड का समय लेकर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अविनाश साबले का पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड 8 मिनट 11.20 सेकंड का था, जिसे उन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर बनाया था। हालांकि डायमंड लीग की स्टीपल चेज स्पर्धा में अविनाश पदक से चूक गए। उन्हें 6ठे स्थान से संतोष करना पड़ा। बात करते हैं स्क्वॉश की। स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने एशियाई स्क्वॉश डबल्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय मिश्रित जोड़ी ने 3 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में हांगकांग की जोड़ी को 11-8, 10-11, 11-15 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं एशियाई स्क्वॉश डबल्स चैंपियनशिप में ही खेले गए एक अन्य मैच में भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। रोमांचक फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को 2-0 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। बात करते हैं विंबलडन की। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सिनर ने अमेरिका के बेन शेल्टन को 6-2, 6-4, 7-4 के अंतर से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। अंतिम 16 में 4 सेट तक चले रोमांचक मैच में अल्कराज को फ्रेंच खिलाड़ी ऊगो हम्बर्ट से कड़ी टक्कर मिली। हालांकि अल्कराज इस मैच को 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 के अंतर से अपने नाम करने में सफल रहे। विंबलडन के महिला एकल वर्ग में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अंतिम 16 में खेले गए मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ को हमवतन एमा नेवेरो के हाथों 4-6, 3-6 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। इस आसान जीत के साथ ही एमा नेवेरो ने क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। विंबलडन में ही खेले गए महिला एकल वर्ग के एक और प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डोना वेकिश ने जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया। अंतिम 16 में 37वीं वरीयता प्राप्त डोना ने स्पेन की पाउला बाडोसा को 6-2, 1-6, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत की बड़ी खबरें। वापस चलते हैं जया के पास। इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें आप देखते रहिए, क्योंकि डीडी न्यूज़ पर बने रहिए हमारे साथ और लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मिड डे प्राइम में इतना ही। नमस्कार।